हेलो स्टूडेंट, डायरेक्ट फिजिक्स में आपका सभी का स्वागत। मैं डीसी जैन। चैप्टर 5 विद्युत धारा, इसका एक पार्ट हमने कर लिया था। आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट में हमने अब तक पढ़ा है कि आवेश वाहक क्या होते हैं, चालकों में विद्युत धारा किस तरह से फ्लो होती है, ओम का नियम क्या है, ओम के नियम के क्या अपवाद हैं, अनोमी चालक क्या हैं, विद्युत धारा में कुछ टर्म्स आई थी अपने पास, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकता, इनके बारे में हमने पढ़ा है। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और इस सेकंड पार्ट में जो सबसे पहले टॉपिक हम ले रहे हैं वो है चालकों में आवेश का प्रवाह, अपवाह वेग, गतिशीलता, फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि चालकों में आवेश का प्रवाह किस तरह से होता है। यहाँ हमने एक एल लंबाई का एक कंडक्टर लिया है और अभी तक हमने जो है किसी प्रकार का बाह्य विद्युत क्षेत्र यहाँ पर आरोपित नहीं किया, लेकिन इस स्थिति के अंदर इस कंडक्टर में जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, यहाँ पर हम एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं और विद्युत क्षेत्र या विभवांतर V आरोपित करने से क्या होता है, आइए हम इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी प्रकार का कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, किसी प्रकार का कोई आरोपित विभवांतर यहाँ पर नहीं लगाते हैं, तब इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन इस चालक के भीतर यादृच्छिक रूप से रैंडमली इधर उधर मोशन करते रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो इधर उधर गति करते हैं, लेकिन इनका नेट फ्लो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं हो पाता है, अर्थात ऊष्मीय वेग इनका नेट, औसत ऊष्मीय वेग यहाँ पर कितना रहता है, उनका 0 रहता है। अर्थात इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यदि एक इलेक्ट्रॉन का वेग u1, दूसरे का u2 प्लस अप टू un है, तो इनका एवरेज अपॉन n यदि हम करते हैं तो u बार इक्वल टू नेट वेलोसिटी कितनी रहेगी, यहाँ पर 0 रहेगी, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं औसत u इक्वल टू 0। लेकिन इस डायग्राम के अनुसार जब हम चालक के सिरों पर V विभवांतर आरोपित करते हैं या लगाते हैं तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र दोनों सिरों के ऊपर लगता है, एक सिरा प्लस का और एक सिरा माइनस का यहाँ पर जनरेट हो जाता है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, चूँकि यहाँ पे प्लस होने से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे, सारे प्लस सिरे की ओर गति करना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर और अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन की दिशा इसके विपरीत दिशा में निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित ये होने लगते हैं। इस स्थिति के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए इन बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा के अंदर, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में सारे के सारे किधर बहेंगे, प्लस सिरे की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो जिस वेग से ये इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए प्लस सिरे की ओर गति करते हैं, दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये कहलाती है। और यहाँ ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बल अनुभव करते हैं, F बराबर हम जानते हैं QE या F इक्वल टू Q। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश E और E विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, F बराबर माइनस EE के लिए, दैट इज इक्वल टू ME। ये नेट फोर्स हमारे को मिलता है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में F बराबर माइनस EE दैट इज इक्वल टू ME यह बल अनुभव करते हैं। नेक्स्ट हम आगे लेते हैं कि जब अपवहन वेग की बात करते हैं तो यदि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम बात करें तो V1, V2, V3 इनके यदि क्रमशः वेग हैं तो अपवहन वेग Vd इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn अपॉन
एन के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर हम जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी के रूप में होता है। गति की पहली समीकरण है। लेकिन चूँकि टक्करें होती है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा, आयन से टक्कर करेगा, तो क्रमागत टक्करों के मध्य जो समय लगता है उस समय को यहाँ पर हम एक नए सिंबल से, नए संकेत से लिखेंगे, टो से, जिसको हम बोलते हैं विश्रांति काल। विश्रांति काल कहेंगे यहाँ पे टो से। चालक में इलेक्ट्रॉन व आयनों के बीच क्रमागत टक्करों के मध्य बहुत ही अल्प समय अंतराल जो होता है लगभग 10⁻⁻14 सेकंड के नियर अबाउट। और ये जो समय होता है ये इसका विश्रांति काल या माध्य मुक्त समय कहलाता है, जिसको हम किससे लिखते हैं, टो से। तो यहाँ पर इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो वी डी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा u प्लस ए टो 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/n, किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, u1 प्लस ए टो 1 प्लस u2 प्लस ए टो 2 प्लस अप टू आगे जाएगा। तो वी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/n u1 प्लस u2 प्लस u3, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ए कॉमन लिया हमने, तो टो 1 प्लस टो 2 प्लस अप टू 2n तक के रूप में लिखा जाएगा। आगे देखते हैं कि यदि इस n का हम डिवाइड करते हैं तो वी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू un/n प्लस ए, इधर भी हम लेते हैं टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 प्लस डैश करके अपॉन n के रूप में। देखिए यहाँ पर वी डी इक्वल टू, ये जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ रही थी ऊपर, औसत ऊष्मीय वेग के रूप में 0, प्लस ए टो 1 टो 2 टो 3 अपॉन n आ रहा है यहाँ पर। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, हमारे पास औसत मान हो गया, जिसको हम टो बार के रूप में लिख सकते हैं। तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए टो बार के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वापस कि ए बराबर किसके हैं, यहाँ पे -e/m के रूप में आ रहा है। तो इसको हम कर सकते हैं वी डी इक्वल टू ए, स्मॉल ए की जगह पे हम लेंगे यहाँ पे -e/m, यहाँ से लिया हमने -e/m, तो यहाँ रखेंगे वापस -e/m टो के रूप में। यहाँ पर यह एक सदिश रूप में है, तो इसको हम बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपोहा वेग, जो कि डायरेक्शन को शो कर रहा है। लेकिन यदि इसको चाल के रूप में लिखेंगे तो ये माइनस और यहाँ पे एरो लगाना मस्ट नहीं रहेगा। तो चाल के रूप में अगर देखते हैं तो केवल e/m टो के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि मोबिलिटी क्या होती है, गतिशीलता क्या होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है तो इनकी गतिशीलता भी होगी, और ये गतिशीलता कितनी होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। वी डी इक्वल टू हम जानते हैं e/m इंटू टो के रूप में होता है। वी डी प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर e के रूप में है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोहा वेग किस पर डिपेंड कर रहा है, ई पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ एक नया कांस्टेंट हम क्रिएट करेंगे, वी डी इक्वल टू म्यू ई, और म्यू जो है यहाँ पर वो आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाती है। आवेश वाहक की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। वी डी इक्वल टू कितना हो गया,
म्यू ई, और वी डी इक्वल टू कितना ई बटा एम इंटू टो के रूप में। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 दे सकते हैं हम। तो इक्वेशन 1 व 2 का यदि कंपेरेटिव करें, हम तुलना करें, तो वी डी से वी डी इक्वल है यहाँ पे, और ई से ई इक्वल आ रहा है, तो म्यू किसके बराबर होगा? म्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास ई टो बटा एम के रूप में। म्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पे अपने पास ई टो बटा एम के रूप में। फिर से समीकरण 2 देखिएगा। समीकरण 2 से हम कर सकते हैं म्यू बराबर क्या हो गया हमारे पास? वी डी अपॉन ई। अब यहाँ देखना हमारे को कि इसकी परिभाषा क्या बनती है, कि यदि ई बराबर हम ऐसा मान के चलते हैं कि 1 वोल्ट प्रति मीटर, ई बराबर, यदि ये इसका मान 1 ले लें, तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर म्यू बराबर हो जाएगा वी डी के। इट मीन्स हम कह सकते हैं किसी आवेश वाहक की गतिशीलता, यहाँ पे आवेश वाहक कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो उस आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू, वह अपवाह वेग है। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में, ई का मान कितना है? 1 वोल्ट प्रति मीटर, एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। या ऐसा कह दें कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वोल्ट प्रति मीटर है, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द चार्ज कैरियर। म्यू इक्वल टू हमेशा किसके होगा? वी डी के इक्वल होगा। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मात्रक क्या बनेगा। वी डी, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और ई का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। तो मीटर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड के रूप में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गतिशीलता का मात्रक क्या है, म्यू का मात्रक क्या है? एक बार फिर से देख लीजिएगा। मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड के रूप में इसका मात्रक रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वी डी और म्यू। वी डी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवहन वेग, और दूसरा हम लेते हैं म्यू। इन दोनों में क्या संबंध है? वी डी, म्यू, और एक फैक्टर को लेते हैं हम आई, इलेक्ट्रिक करंट। इनमें क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? आइए देखते हैं। यहाँ पे भी फिर से हम एक चालक लेते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि चालक की लंबाई L है, इसका अनुप्रस्थ काट जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं A है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या माना कि n है, स्मॉल n, और चालक का कुल आयतन यदि हम बात करते हैं तो कुल आयतन हमारे पास हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू लंबाई AL के रूप में। एक बार फिर से देखिएगा कि ये हमारे पास कोई चालक है, कंडक्टर है, इसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल A है, और प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? माना कि स्मॉल n है। तो चालक के कुल आयतन AL में से मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? NaL। प्रति एकांक आयतन स्मॉल n, तो AL आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? NaL के रूप में रहेंगे। अब चालक के भीतर आवेश की मात्रा कितनी होगी उसकी चर्चा करते हैं। डेल्टा Q आवेश, प्रति एकांक आयतन हमने देखा अभी n होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? E। तो NaL E के रूप में हमारे पास उस कंडक्टर में आवेश की मात्रा आ जाएगी समीकरण नंबर 1 के रूप में। या फिर से देखिएगा एक बार कि यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं। वी डी, म्यू, आई में संबंध स्थापित कर रहे हैं, रिलेशन अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट, यदि हम डेल्टा टी समय में चालक की लंबाई L को ऐसा मान के चलते हैं कि यह आवेश जो है डेल्टा Q, यह आवेश डेल्टा टी समय में चालक की लंबाई L को Vd वेग से पार करता है, तो समय कितना लगेगा? समय लगेगा डेल्टा टी इक्वल टू L अपॉन Vd के रूप में। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा वेग।
हम जानते हैं, और आई बराबर कितना होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के रूप में। तो समीकरण 1 में हमारे पास डेल्टा क्यू है और डेल्टा टी यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, तो इन दोनों को यदि हम लिखते हैं तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मान हो जाएगा एन ई एल ई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन वी डी। ओके, तो यहाँ पे एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ई वी डी के रूप में। इसको फिर से हम समीकरण नंबर 2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और वी डी इक्वल टू हम जानते हैं म्यू ई होता है, अभी देखा हमने, वी डी इक्वल टू म्यू ई के रूप में होता है। वी डी यहाँ पर एक बार फिर से देखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, म्यू गतिशीलता और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई बराबर एन ए ई वी डी। वी डी इक्वल टू लिखना है यहाँ पे म्यू ई के रूप में, एन ए ई म्यू ई। इक्वेशन नंबर 3 से इसको प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व निकालते हैं। धारा घनत्व किसे कहते हैं, आई अपॉन ए के रूप में, प्रति एकांक क्षेत्रफल धारा का मान जे बराबर आई ए। यदि इसमें इसका भाग देते हैं आई में ए का, तो कितना बचेगा हमारे पास, एन ई म्यू ई के रूप में। ओके, अर्थात आई किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है यहाँ पर, वी डी के। आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी डी और आई प्रोपोर्शनल टू म्यू, बोथ आर सिमिलर। यानी अपवहन वेग के भी ये समानुपाती है, मोबिलिटी के भी ये समानुपाती है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि यदि ये कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं कांस्टेंट है, तो ए इंटू वी डी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट यदि नियत है, धारा का मान नियत है, तो इस स्थिति के अंदर ए वी डी का मान क्या रहेगा, नियतांक रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यदि इसको A1 V1 के रूप में लिखें तो लिख सकते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2, बट इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट ईयर और स्मॉल ई हम जानते हैं वैसे भी क्या रहेगा, ये नियत रहेगा। अगला टॉपिक लेते हैं, ओम का नियम जो हमने पढ़ा है उसका हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, ओम के नियम का निगमन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, ओम के नियम का निगमन। ओम के नियम का निगमन। राशियाँ ये रहेगी, काम में आएगी अपने पास, स्मॉल एन काम आएगा, ए ई वी डी सभी चीज़ वापस ये काम आएगी, और इसी से हम ओम के नियम का निगमन करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं आई बराबर क्या आया था हमारे पास, एन ए वी डी ई के रूप में आया था समीकरण नंबर 2 से, और वी डी बराबर हमारे पास इससे जस्ट पहले आया था ई टो अपॉन एम के रूप में, और हम जानते हैं कि ई इक्वल टू कितना होता है, वी अपॉन एल के रूप में। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में संबंध होता है ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर के रूप में या वी अपॉन एल के रूप में। तो यहाँ हम पुटअप करते हैं इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ई वी टो बटा एम, वी अपॉन एल लिख देंगे यहाँ पे एम इंटू एल के रूप में। तो देखिएगा यहाँ पे वी डी इज प्रोपोर्शनल टू वी, होगा नहीं होगा, हो गया। स्मॉल वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। अपवहन वेग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के कैपिटल वी की प्रोपोर्शनल है, इसके समानुपाती है, अर्थात चालक पर आरोपित विभवांतर वी पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। आई बराबर एन ए ई वी डी, वी डी की वैल्यू रखेंगे यहाँ से अपन ई वी टो अपॉन एम एल के रूप में। ठीक है, एन यहाँ पर क्या है, प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉन की संख्या, ए यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ई आवेश,
और v यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, टो यहाँ पे विश्रांति काल है, m द्रव्यमान है, l यहाँ पे उस चालक की लंबाई है। तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, n a e स्क्वायर v टो अपॉन m l हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यदि v अपॉन आई के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, v अपॉन आई को एक तरफ ले लो और इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m l अपॉन n e स्क्वायर टो के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हो गया v अपॉन आई बराबर m l अपॉन n e स्क्वायर टो के रूप में। अब कंपेरेटिव करते हैं, v अपॉन आई किसके बराबर होता है, कैपिटल R के बराबर होता है। देन वी कैन राइट R इक्वल टू कितना होता है, क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू I, ओम का नियम ये कहता है v बराबर कितना होता है RI। तो यहाँ से देखते हैं कैपिटल R कितना हो जाएगा, m l अपॉन n e स्क्वायर टो के रूप में हो जाएगा यदि यहाँ से कंपेयर करें तो। ठीक है ना, तो ओम का नियम भी यही कहता है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सब चीज़ कांस्टेंट है, m l n e टो। अगर ये कांस्टेंट है तो v अपॉन आई कांस्टेंट है और ये कैपिटल R के इक्वल होगा और ये क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है, जो कि हमने ओम के नियम में देखा था। इस प्रकार यहाँ पे हम ओम का नियम का यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से जो इक्वेशन बन रही है हमारे पास v अपॉन आई या I बराबर n e स्क्वायर v टो अपॉन m l के, तो यह इस v बराबर आर आई के इक्वलेंट है, इसके तुल्य है। अब देखते हैं आगे, r बराबर हमारे पास आया था m l अपॉन n e स्क्वायर टो के रूप में, और r इक्वल टू हम जानते हैं रो l अपॉन a के इक्वल होता है। तो रो कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ से कंपेयर करते हैं वापस, तो रो कितना हो गया हमारे पास, रो इक्वल टू हो गया m l को छोड़ देना है, a को छोड़ना है, तो n e स्क्वायर टो के रूप में हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन n के और रो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन टो के, रो प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टो के या रो प्रोपोर्शनल 1 अपॉन n के। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को काम लेते हुए ओम की नियम का निगमन कर सकते हैं।